हेलो फ्रेंड्स। आज हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक आर्टिकल जो सी रंगराजन ने लिखा है। अंडरलाइन चीज़ें और हाईलाइट चीज़ों को आप खुद एक बार देख लेना। मैं आपको एक तरह से गो थ्रू करूँगा आर्टिकल से। तो सी रंगराजन के आर्टिकल्स मैक्सिमम आपके इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये 2016 में आया था, जिसमें बात हुई थी कि आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करेगा 4 ± 2। ओके, इसमें यानी इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच रहे। पर ये मार्च 2026 में एंड होने वाला है, ये वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी का मैंडेट था। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं कि अब जो आगे आएगा इसके बाद पॉलिसी, उसमें हमें ये 3 मेन क्वेश्चन है। हेडलाइन वर्सेस कोर। कोर होता है आपका एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए और इन्फ्लेशन बैंड कितना होना चाहिए, यानी 4 ± 2 है जैसा अभी। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, और जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो रिग्रेसिव कंजप्शन टैक्स की तरह वो काम करता है, जिसमें पुअर इफेक्ट होते हैं और रिच के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स में आपका क्या होता है कि हायर इनकम लेवल के लिए हायर स्लैब्स होती है टैक्स की, और लोअर इनकम लेवल के लिए लोअर स्लैब्स। लेकिन जीएसटी लाइक टैक्सेस, इनमें क्या है कि जैसे ब्रेड आप खरीदते हो तो वो एक, चाहे एक रिच पर्सन खरीद रहा है चाहे पुअर, तो दोनों के लिए सेम है, तो वो एक तरह से रिग्रेसिव कंजप्शन टैक्स हुआ। ठीक है, तो अब आगे बोला इन्होंने कि जो चक्रवर्ती कमेटी थी इनके सामने ये इशू सबसे पहले आया, तो इन्होंने एक्सेप्टेबल राइज ऑफ प्राइसेस 4% बताया कि 4% तक इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 1994 में जो ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन था आरबीआई का वो बंद कर दिया, और इन्होंने क्या किया कि ऑटोनॉमी मिल गई आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। तो ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन में क्या होता था कि जब उन्हें लग रहा है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो वो डायरेक्ट करेंसी को प्रिंट करते थे उस चीज़ से बचने के लिए। ओके, और 2016 में हमने देख लिया एफआईटी फ्रेमवर्क आया। ठीक है, और ब्रॉड सेंस में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी मिल गई आरबीआई को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि व्हाट टू टारगेट। यहाँ पे दिक्कत इन्होंने बताई है कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करें या कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करें। कोर इन्फ्लेशन आपको होता है फ्यूल एंड फूड प्राइसेस, क्योंकि ये फ्लक्चुएट बहुत होते हैं तो इन्हें मतलब इसमें बाहर कर दिया जाता है, और हम सिर्फ टारगेट करते हैं नॉर्मल चीज़ों को। तो आंसर इन्होंने बताया है कि हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फूड में, जब आपको पता है, हाँ एक चीज़ देखिए, और इन्होंने लिखा है कि जब फूड इन्फ्लेशन है ना ठीक है, ये हमेशा जैसे कि फूड फूड प्राइसेस राइज हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई शॉक इश्यूज है ओनली। सप्लाई शॉक जैसे कि ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, पेस्ट अटैक हो गया, ताकि फूड में पीछे से ही सप्लाई नहीं है तो फिर राइज हो गया प्राइस, है ना। वही ज़रूरी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि वही इकलौता रीज़न नहीं है इस चीज़ का। फूड इन्फ्लेशन इन एनवायरमेंट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे प्राइस राइज हुआ, अब आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो जैसे खाना पीने वाली चीज़ें हैं, ये चाहे अमीर है गरीब है सभी को खाना तो है ही। ठीक है, तो जब उनकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब सप्लाई, मनी सप्लाई बहुत होगा मार्केट में, ठीक है, वेजेस बढ़ेगी, बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है, तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, तो मतलब इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन का सोल जो रीज़न है वो सप्लाई शॉक ही नहीं है, वो एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। ठीक है, इसके लिए एक मिस्टेकन कंक्लूजन की बात की थी मिल्टन फ्रिडमैन ने इंडियन ऑडियंस के बीच में मुंबई में 1963 में। तो उन्होंने ये बात करी थी कि जब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी लेके आएगी गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपका जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उस वजह से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो बात हुई थी मतलब जो कॉन्फ्रेंस कुछ भी थी ये, उसमें ये बात हुई थी। तो देखिए लास्ट लाइन इधर लिखी हुई कि इन्फ्लेशनरी, देखिए इन केस इट इज़ ट्रू दैट द अपवर्ड पुश इन वेजेस प्रोड्यूस्ड इन्फ्लेशन नॉट बिकॉज इट वाज नेसेसरी इन्फ्लेशनरी बट बिकॉज इट हैपन टू बी मैकेनिज्म विच फोर्स द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। तो मतलब इन्फ्लेशनरी था सिचुएशन, यही उसका रीज़न नहीं है, बट मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म ने काम किया जैसे कि इधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वेजेस बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट अगर ये चीज़ करेगी तो इन्होंने एक तरह से बताया है कि हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, क्योंकि फ्यूल और फूड का जो हम फ्लक्चुएशनरी सिचुएशन देख रहे हैं,
तो वही उसका सोल रीज़न सप्लाई शॉक ही नहीं है, ठीक है। एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी वो चीज़ हो रही है, ठीक है। और एक चीज़ और इन्होंने बोली कि विदाउट एन एक्सपेंशन इन ओवरऑल लिक्विडिटी और मनी सप्लाई द जनरल प्राइस लेवल कैन नॉट राइज, ठीक है। कि जब तक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना काम पूरे से नहीं कर रही है तो जनरल प्राइस लेवल कैन नॉट राइज। तो मतलब ये बता रहा है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इन्फ्लुएंस कर रहा है प्राइस लेवल चेंज को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिलिप कर्व की बात इन्होंने करी है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन बताया है ना, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड ऑफ देखते हैं इसमें कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। अगर एक चीज़ ऊपर जा रही है ट्रेड ऑफ का मतलब, तो दूसरी नीचे आ रही है, मतलब इन्वर्स रिलेशन, ओके। तो जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस ग्राफ में, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम है, इस लेवल पे है। लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई है, ओके। पर इन्होंने इस चीज़ को भी बताया है कि आज के टाइम में ये टेस्ट ऑफ टाइम को एक तरह से स्टैंड नहीं कर पा रहा है फिलिप कर्व भी, क्योंकि यहाँ इन्होंने बात लिखी है कि एक लेवल के बाद हाई इन्फ्लेशन डजंट हर्ट ग्रोथ। वैसे तो हमने देखा ना कि ग्रोथ को हर्ट कर रही है इन्फ्लेशन, पर एक टाइम के बाद ये नहीं करती हर्ट, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ें आर्टिकल में कि 4% इन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट है, ठीक है। और उसके बाद है कि देखिए एक यहाँ पे ये चीज़ है इन्होंने बताई हुई इम्पॉर्टेंट कि अ मेजर कॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन 1970 एंड 1980s मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट को मोनेटाइज कर देते थे ये, ठीक है। इसमें क्या था कि एबोलिश द सिस्टम, जो इन्होंने 1990s में एबोलिश कर दिया था सिस्टम, इंक्लूडिंग एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, ये सभी वही चीज़ें हैं ना कि मतलब डेफिसिट को एक तरह से कोप अप करने के लिए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसके बाद हाँ एक चीज़ और देखिए, इन्होंने बोला है कि FRBM जो एक्ट आया था 2003 में, उसको अगर हम FID के साथ लेकर चले तो काफ़ी मतलब इस चीज़ में अच्छे से इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। अब FRBM एक्ट 2003 में आया था तो उसका रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ GDP टारगेट था एक, है ना। और एक था रेवेन्यू डेफिसिट 0 करना था, और ये रीच करने थे टारगेट 2008 और 9 के बीच में, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर। अब किस तरह से द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक तरह से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हैम्पर कर रहा है, वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। सबसे पहले आप अंडमान निकोबार का मैप देखो, 3 डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे। सबसे ऊपर में आपका नॉर्थ, मिडल और साउथ अंडमान आया, सॉरी साउथ आपका सेकंड वाली डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड में आपके आगे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, जैसे CLG कॉलेज याद रख लो नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान है। बैरन आइलैंड आपका यहाँ पे सिचुएटेड है। कोको चैनल नॉर्थ अंडमान के अबव साइड है। नॉर्थ सेंटिनलीज, जहाँ पे सेंटिनलीज रहते हैं, वो एक ट्राइब है बहुत ही डेंजरस। और डंकन पैसेज है आपका लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करती है अंडमान निकोबार और अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। और ये देखिए सोम्ब्रेरो चैनल है, ये है नॉन काउरी आइलैंड और लिटिल निकोबार के बीच में। शोम्पेन ट्राइब्स जो है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, वो ग्रेट निकोबार के इंडिजिनियस ट्राइब हैं। और सबसे लास्ट ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है, ओके। अब आर्टिकल में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी टर्टल स्पीशीज़ के बारे में। तो टर्टल स्पीशीज़ जो है इंडिया की, वो है फेमस आपकी 5 तरह की टर्टल स्पीशीज़ है। ऑलिव रिडली, ग्रेट टर्टल, लॉगर हेड टर्टल, हॉक्सबिल और लेदर बैक। इसमें ऑलिव रिडली, लेदर बैक और लॉगर हेड टर्टल है। जो लेदर बैक हम अभी आर्टिकल में भी देखेंगे, ये वनरेबल कैटेगरी है ऑफ IUCN रेड लिस्ट में। और हॉक्सबिल टर्टल हो गया, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। ग्रीन टर्टल जो है आपका वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। और उसके बाद है कि इनको सबको प्रोटेक्शन मिली है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। और उसके बाद है फिट्जरॉय रिवर टर्टल, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। यूनिक स्पीशीज़ कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। और ऑलिव रिडली टर्टल है, ये मास नेस्टिंग के लिए अरीबाडा, अरीबाडा कहते हैं उसे, अरीबाडा होता है मास नेस्टिंग, ठीक है। ये कोस्ट ऑफ उड़ीसा, तो वहाँ पे है, ओके। तो अब हम आर्टिकल पे आते हैं। अब आर्टिकल है कि NGT जो सेटअप हुआ था 2010 में, उसके ऑर्डर और जो ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये आपस में एक तरह से इनमें काफ़ी टसल चला हुआ है, ठीक है। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक्सट्रीम साउथ हमने देख लिया लोकेशन अभी, 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है।
इंटेंस सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस बिफोर एनजीटी एंड कलकत्ता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स गई हैं, ठीक है। गलाथिया भी जो साइट है पोर्ट, मतलब जहाँ पे पोर्ट बनना है, पोर्ट साइट है, ठीक है, वहाँ पे 20,000 लाइव कोरल कॉलोनीज़ है। निकोबारीज मेगापोड है, ये भी एक स्पीशीज़ है। मेगापोड आपका वल्नरेबल है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स लीस्ट कंसर्न में आते हैं, ठीक है। और लेदर बैक टर्टल, जाइंट लेदर बैक टर्टल, हमें ये भी देख लिया, ठीक है। तो बात यहाँ पे हो रही है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी है, उन्होंने एनजीटी के अंडर, एनजीटी के सामने ये सारी चीज़ें रखी अपनी, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी मतलब इनको दिक्कत हो सकती है प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। पर इन्होंने साथ में ये बताया, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये केस में मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कि मिनिस्ट्री फुली अवेयर है इम्पैक्ट्स जो होने वाले उसकी वजह से, और हम इसके लिए मिटिगेशन मेजर भी ले रहे हैं, और कंजर्वेशन मेजर्स टिल 2052 तक चलेंगे। अब फिंगर पॉइंट क्या रेज हो रहे हैं एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के ऊपर, वो है कि फेट एकम्पली एंड मिटिगेशन मेजर्स एज ए सॉल्यूशन कंसील्स, ये जो इनके जो है ये मेजर्स, ये छुपा रहे हैं क्या चीज़ें, एक तो इनकी अपनी मिली भगत, और दूसरा फेलियर ऑफ इट्स प्राइमरी मैंडेट ऑफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जिसकी गवर्नमेंट बात करती है। ये चीज़ें इन्होंने नज़रअंदाज कर दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट में जो बात हुई है, 2021 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने डीनोटिफाई किया था गैलेथिया बे जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, 1997 में जो प्रपोज हुआ था। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको जो काफ़ी दिक्कत में हो जाएगी प्रोटेक्शन उनकी, लेदर बैक टर्टल, कोरल कॉलोनीज़ है ना, नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ मेगापोड, और मैनग्रूव एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात करी है कि जो ये पूरा रीजन है ये जोन CRZ 1A के अंडर आता है, ठीक है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है विच हैज़ मैनग्रूव्स, कोरल्स, टर्टल, नेस्टिंग बीचेस, सी ग्रास पैड्स एंड नेस्टिंग। तो CRZ 1A है वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन के अंडर आता है, और गैलेथिया बे जो है क्वालिफाइज ऑल CRZ 1A ऑन ऑल काउंट्स, मतलब हर चीज़ से देखा जाए तो ये CRZ 1A के अंडर आता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें इस चीज़ में पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। एनजीटी का जो ऑर्डर था 2023 में, उसमें बात हुई थी कि 20,668 कोरल कॉलोनीज़ है, और CRZ 1A के अंडर है, और जहाँ पे पोर्ट आपका नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए एनजीटी ने अपॉइंट की थी हाई पावर्ड कमेटी इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने ये काम आगे दे दिया किसी को, ठीक है, और उधर एक ग्राउंड ट्रूथिंग सर्वे हुआ। सर्वे के ऊपर ये चीज़ सामने आई कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, तो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उधर का है, तो उन्होंने ये चीज़ डेलिबरेटली बताया कि नो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया फेल अंडर CRZ 1। यहीं से गड़बड़ स्टार्ट होगी यहाँ पे। अब हम आर्टिकल में आगे देखेंगे कि ये इसको कंसिडर करेंगे कि ये CRZ 1A नहीं है, ये B के अंडर आता है, और डाउनग्रेड कर दिया इन्होंने एक तरह से। ये पूरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने अच्छे से अंडरलाइन कर दिया है। तो ये बता रहे हैं एक तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको CRZ 1A के अंडर ना करके 1B के अंडर लाया जा सके, ताकि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मतलब इजीली एस्टेब्लिश किया जा सके। और फिर देखिए ये बस ये आर्टिकल में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये चीज़ें, पर हमें मेन चीज़ हमने देखनी थी कि क्या क्या हैम्पर हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें स्पीशीज़ वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न कौन सी है, एंडेंजर्ड कौन सी है, ठीक है। तो एक तरह से तो ये आर्टिकल यही बता रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट मिसगाइड कर रही है इस चीज़ में, और गलत वे स्टिल वेरी मच सीयर। और लास्ट में यही बात की गई है कि मिस भाटी द हाई पावर्ड कमेटी रिपोर्ट आर बोथ टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, लेकिन वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट, ओके। तो ये आप एक बार आप देख लेना इसको फिर से। अब हम चलते हैं ऊपर। डाटा प्रिवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल। डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है आपका, ये 2011 में एक जस्टिस AP शाह कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। फिर आपको पता है कि 2017 में KS पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्रिवेसी को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे कि ये बता रहा है कि किस तरह से ये आर्टिकल में बताया है कि वीक कर रहा है आरटीआई के प्रोविजंस को, आरटीआई एक्ट के 2005 के प्रोविजंस को। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अब इसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी डेजिग्नेटेड डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी सेटअप करेंगे ये लोग, ठीक है। और डीपीडीपी एक्ट 2023 आने के लिए 3 मेजर ड्राफ्ट सिंस 2017, 3 मेजर ड्राफ्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। फिर आगे नेस्कॉम का भी कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया है। ओके, तो चलो हम इस आर्टिकल को अभी करते हैं, बाद में पूरा मैं अच्छे से नीचे लिखा हुआ है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुजरात में अंबाजी मार्बल जो है जीआई टैग मिला है अभी इनको। तो जो अंबाजी मार्बल है ये है वाइट स्टोन से बने हैं, वाइट स्टोन है, मतलब वाइट स्टोन है एक तरह से, वाइट मार्बल, ठीक है। और ये जो है एक शक्तिपीठ है, हमें पता है 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक ये अंबाजी वाला जो है, अंबाजी माता का मंदिर होगा शायद वहाँ पे। यहाँ पे सती माता के आर्म और हार्ट कहते हैं गिरा था। और ये जीआई टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूनिक क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, लिंक टू देयर। ये देखिए जीआई टैग क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है ए प्रोडक्ट्स दैट पोजेसेस यूनिक क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक टू देयर जियोग्राफिकल ओरिजिन। ओके, ये प्योर वाइट मार्बल सोर्स फ्रॉम सेक्रेड लैंड ऑफ अंबाजी, 1200 से लेकर 1500 साल पुराना है, 1200 टू 1500 ही है। और ये दिलवारा जैन टेम्पल इन माउंट आबू, उस टाइम जब वो मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ था उसी टाइम ये, मतलब इस मंदिर माइंस जो है यहाँ पे वो एक तरह से ट्रेस की जा सकती है। अब इसकी स्ट्रेंथ और हाई कैल्शियम कंटेंट की वजह से ये बहुत ही ड्यूरेबल है। अब हम देखा होगा कि ताज का जो मार्बल है ताजमहल में, ठीक है, वो भी काफ़ी एजिंग शो लग गया करने, लेकिन इस मार्बल की यही क्वालिटी है कि अभी तक एजिंग के कोई इसमें साइंस नहीं दिखाई गए हैं। अब आ जाओ लास्ट में आर्टिकल में हम ये देखेंगे डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, पूरा अच्छे से है, एक बार गो थ्रू करूँगा, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको। इंडिया की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ थी, लीगल फ्रेमवर्क लेके आई इसमें, सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल प्रिवेसी और लॉफुल डाटा प्रोसेसिंग को परमिट किया। केएस पुट्टास्वामी केस आप लोगों को पता है। इसको इन्होंने इंस्पायर कहाँ से हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, जिसमें बात हुई थी प्रिवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशंस की। एप्लीकेबिलिटी क्या है, एक्ट अप्लाइज टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रपोज्ड विद इन इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है तो वही, अगर ये प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है तो पर ये डन हो रही है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। ये अप्लाई नहीं होता पर्सनल डाटा के लिए जो पर्सनल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, और पब्लिक डाटा जो डाटा प्रिंसिपल्स अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, जो डाटा पब्लिक कर दिया जा चुका है उसमें भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पर्सनल डाटा को भी इन्होंने इसमें कंसिडर करना है, लॉफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और देखिए कि कंसेंट चाहिए उसमें डाटा प्रिंसिपल की, जिसका डाटा ये लेंगे, और हु मे विड्रॉ कंसेंट एनी टाइम, चिल्ड्रन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उनके पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए। सेक्शन 9 ऑफ डीपीडीपी एक्ट जो है इसमें ये बात हुई है वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट की, और बिलो 18 ईयर ऑफ एज को इन्होंने चाइल्ड कंसिडर किया है। कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसीज की जब बात आएगी तो ये कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये देखो थोड़ा ऑटोक्रेसी वाला आ रहा है इसमें एंगल। तो राइट और ड्यूटीज़ ऑफ डाटा प्रिंसिपल हम लोग जिनका ये डाटा ले सकते हैं, ठीक है। हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट करेक्शन और डिलीशन, सीक ग्रीवेंस रिड्रेसल, नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाए तो किसी और को भी कर सकते हैं। और देखिए पेनल्टी का प्रोविज़न भी दिया है इन्होंने 10,000 का, अगर फॉल्स कंप्लेंट है या इन्फॉर्मेशन है। और डाटा फिड्यूशरी की जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, जो डाटा कलेक्ट करेगा उसे स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, यूज़ पर्सनल डाटा, ठीक है, पर उसे इंश्योर करना है कि मस्ट इंश्योर एक्यूरेसी, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट ब्रीचेस भी नहीं होना चाहिए हमारे डाटा का, उनको ब्रीच किया तो उनको भी दिक्कत हो सकती है फिर आगे। और नोटिफाई करना है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बैंक ऑफ इंडिया शायद, है ना, यही है DPBI। उसके बाद है कि इनको डाटा लेने के बाद जब इनका पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा तो इन्हें इरेज करना है वो डाटा। फिर सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी की बात की गई है, ठीक है।
ये फैक्टर्स देखे जाएंगे जिनके बिहाफ के ऊपर डेजिग्नेट करेंगे मतलब सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज को। इसमें अपॉइंटमेंट क्या होगा, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होगा, उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी होगा एक, और ये कंडक्ट करेंगे इम्पैक्ट असेसमेंट भी। एग्जेम्पशंस देख लीजिए आप, ठीक है। राइट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूशरीज की बात तो हमने पढ़ ली, ठीक है। विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस इंक्लूड, अब ये देखिए केसेस क्या है, नोटिफाइड एजेंसीज अगर है जो भी देश की सिक्योरिटी, सोवरेंटी और पब्लिक ऑर्डर की बात है, रिसर्च, स्टार्टअप्स, एनफोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, जुडिशियल रेगुलेटरी फंक्शंस, पर्सनल डाटा फॉर नॉन रेजिडेंट्स की बात हो रही है, वहाँ पे भी ये एग्जेम्पशंस है इन्हें दी गई हुई। और अपॉइंट होंगे इनके मेंबर 2 ईयर्स के लिए, किनके, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी मैंने बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया था, बोर्ड ऑफ इंडिया है, 2 ईयर्स है और एलिजिबल है रिअपॉइंटमेंट के लिए भी। इट्स फंक्शन इंक्लूड मॉनिटरिंग, अब देखिए फंक्शन आप खुद देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद है कि सेक्शन 44 ऑफ DPDP एक्ट अमेंड्स सेक्शन 8 ऑफ RTI, जो हमने ऊपर देखा था कि RTI के प्रोविजन को वीकन कर रहा है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये कुछ भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोविजंस जो रूल्स आए हैं उनके, डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, डाटा इरेजर इन्होंने बोल रखा है 3 ईयर्स, 3 साल बाद आपको डाटा करना है। वो 3 साल कैसे काउंट होंगे, वो होंगे लेटर इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स, जब रूल आए, या फिर लास्ट इंटरेक्शन जो डाटा प्रिंसिपल से हुई है जिससे डाटा लिया गया, ठीक है। और 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले डाटा फिड्यूशरी को बताना, मतलब नोटिफाई करना है डाटा प्रिंसिपल को कि आपका डाटा इरेज करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, डिजिटल बाय डिज़ाइन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये देख लो आप एक बार। ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा किसी के ऊपर कम, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज के ऊपर हायर ऑब्लिगेशन है और MSME और स्टार्टअप्स के ऊपर कम है। और सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज में आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स ये सभी आते हैं। कंसर्न्ड मैनेजर्स भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंसर्न्ड मैनेजर कौन होना चाहिए आपका, जिसकी मिनिमम नेटवर्थ है 2 करोड़ बताई है इन्होंने, और डाटा प्रिवेसी एंड डिजिटल इंटरेक्शंस, ठीक है। ओके, तो ये आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। थैंक यू सो मच गाइस।